बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें से दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन या ये मे बी लॉन्ग का पार्ट कंप्लीट क्वेश्चन हो सकता है, वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट तो होगा कि एनॉमलस बिहेवियर ऑफ आइस क्या होता है, या फिर आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि जी जैसे हमारे जो सी के करीब एरियाज होता है, ओशन के करीब, जैसे हमारा कराची है, ठीक है, इन एरियाज का टेम्परेचर मुतदिल क्यों रहता है, मतलब कि मीडियोकर क्यों रहता है, ना बहुत ज्यादा हाई होता है ना बहुत ज्यादा लो होता है। सर्दियों में भी ना वहाँ 11-12 डिग्री तक रहता है और गर्मियों में भी वो 40 से के राउंड अबाउट ही रहते हैं, जबकि हमारे जो एरियाज है ये 48 तक गर्मी में चले जाते हैं, सर्दियों में 4-5 तक चले जाते हैं। ठीक है, जबकि कराची जैसे एरियाज का टेम्परेचर दरमियान में ही रहता है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि वाटर का अपनी सीरीज में बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, यानी कि अगर हम ग्रुप 16 को देखें ना तो उसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बाकी की निस्बत हाई क्यों है, या फिर वाटर का जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है जिसको हीट ऑफ एंथैल्पी चेंज कहते हैं वो ज्यादा क्यों है बाकियों की निस्बत, और पानी के अंदर सरफेस टेंशन कैसे पैदा होती है, ये सारा कुछ आपके इस टॉपिक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है ना वो है लो डेंसिटी ऑफ आइस। आइस की डेंसिटी लो क्यों होती है, ठीक है, ये आपका पहला इसके अंदर फैक्ट। इसके साथ स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी, आइस का स्ट्रक्चर और आइस की लो डेंसिटी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या किरदार है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वाटर होता है ना, अगर लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ये अगर मुख्तलिफ ऑक्सीजन है, ठीक है, कोई कहीं पे होगा ऐसे करके, ये ऑक्सीजन बना लिया मैंने, ठीक है, इसके साथ मौजूद है हाइड्रोजन एच 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 एच, ठीक है, इसी तरह में भी इसका एच यहाँ पे और यहाँ पे, इसका इसके ये उसको फेस कर रहा है। ठीक है, तो एच और एच, ठीक है, एच और एच, एच और एच, ठीक है, ऐसे ये रैंडम ओरिएंटेशन में मौजूद होते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जब भी पानी होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। बस ये ध्यान में रखना है आपने कि ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन को फेस कर रहा था। जैसे मैंने ट्राई किया कि ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को फेस कर रहा है, ये वाला इसको फेस कर रहा है, ये वाला इसको फेस कर रहा है, ये वाला इसको फेस कर रहा है, तो ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन क्या कर रहा था, फेस कर रहा था। तो लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, इन लिक्विड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये अपनी मर्जी से इधर उधर घूम फिर रहता है, एक दूसरे के अंदर घुसे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको कूल करते हैं, ठीक है, कूल करने का मतलब अब इनकी जो मूवमेंट है वो कम होगी, मूवमेंट है कम तो ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। सेटल डाउन से क्या मुराद होगा स्टूडेंट्स, कि हमारे पास इनके खास अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये हम ना मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इतने आसान नहीं है, आप क्या लेंगे बनाना। ठीक है, इसका हाइड्रोजन, इसी तरह हाइड्रोजन, इनकी अब खास तरतीब शुरू हो जाएगी। खास तरतीब जब लगाए ना स्टूडेंट्स, ये तो मैंने अब अपने हिसाब से बनाया ना, जब भी प्रॉपर अरेंजमेंट होगी तो इनके दरमियान में स्पेस बढ़ जाएगा। क्या होगा, इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब ये मैंने बनाने की कोशिश की, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 मॉलिक्यूल्स कम जगह ले रहे हैं, जबकि ये 12 मॉलिक्यूल्स इसकी निस्बत क्या कर रहे हैं, ज्यादा जगह ले रहे हैं। ठीक है, ये तो फिर बोर्ड पे बनाया अपने हिसाब से मैंने, कौन सा कोई एक्चुअल में इसके अंदर घुस के ये बना लिया, बड़ा डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, एक तो वाटर मॉलिक्यूल हैज, वाटर मॉलिक्यूल
हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, जो दो लेन पेयर्स होते हैं वो दो जगह ऑक्युपाई करते हैं ऐसे। ठीक है, ये दो लोन पेयर्स इसके ऊपर मौजूद होते हैं और ये इस तरह की ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से जब ये टेम्परेचर हम इसका कम करते हैं, इसको जमाने की कोशिश करते हैं, फ्रीज करने की, तो इसके मॉलिक्यूल जब सेट होते हैं ना, तो रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से उनके दरमियान में व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स began to settle in regular arrangement। पहले थे ये इरेगुलर, ठीक है, रैंडमली ओरिएंटेड, अब क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगी। हेंस दे ऑक्युपाई 9% मोर वॉल्यूम, मोर स्पेस। ठीक है, मोर जब ये ज्यादा जगह घेरेंगे, ठीक है, पहले की निस्बत इन्होंने जगह क्या घेरी, ज्यादा। अब एक चीज होती है डेंसिटी। डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर खुद सोचें कि किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब नीचे वाली चीज बढ़ जाए तो इधर वाली चीज क्या हो जाती है, कम होती है। तो जब आइस बनती है, मॉलिक्यूल सेटल होते हैं, तो ज्यादा जगह घेरती है, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो पहले वाले वॉल्यूम की निस्बत 9% ज्यादा बढ़ जाता है, +9%। मतलब पहले अगर वॉल्यूम 100 किसी वाटर ने 100 डेसीमीटर क्यूब घेरा हुआ था, +9 डेसीमीटर क्यूब अब ये आइस की फॉर्म में, ये अगर सिंपल फॉर्म में है 100, तो अगर हम आइस बनाएंगे तो पहले की निस्बत कितना होगा, 109 होगा, 9% ज्यादा। तो जो डेंसिटी है, जिसको हम छोटे वाला पी लिखते हैं, रो पढ़ते हैं, जब ये नीचे वाली चीज बढ़ जाएगी तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वजह क्या है स्टूडेंट्स, वजह वही है कि जब मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होता है या उस वाटर का टेम्परेचर कम होता है, उसके मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट में सेटल होना शुरू हो जाता है। रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से उनके दरमियान में स्पेस बढ़ जाता है, और जब स्पेस का मतलब उनका वॉल्यूम बढ़ता है तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब यहीं से आपके एक तो क्वेश्चन आ गया ना कि व्हाई आइस हैज लेस डेंसिटी, तो उसकी वजह ये है, आपने कभी घरों में भी देखा होगा कि जो प्याले में हम बर्फ जमाते हैं, ठीक है, पानी तो हम रखते हैं ऐसे, ठीक है, पानी बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन जब बर्फ जमती है तो वो दरमियान से थोड़ा सा ऐसे हो जाती है। कभी भी आप घर वालों से पूछ लीजिए, इसीलिए कहते हैं शीशे वाले बर्तन में बर्फ नहीं जमानी चाहिए और बिल्कुल वो ढका हुआ ना हो, अदरवाइज जब पानी ने आइस में फैलना है तो उसने वो शीशे का बर्तन तोड़ देना है। ठीक है, तो ये 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जब वाटर से आइस बनती है। ठीक है, ये रीजन है। अब स्टूडेंट्स एक चीज है, एक तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आइस पानी के ऊपर तैरती क्यों है। कभी भी होगा ना पानी के अंदर, आपने कोल्ड ड्रिंक भी मेहमानों को दी, कभी ऐसा हुआ कि आपने आइस डाली और आइस के क्यूब्स नीचे हो? नो, आइस के क्यूब हमेशा किधर होते हैं, ऊपर मौजूद होते हैं, नीचे कभी भी वो नहीं होते। वजह क्या है, जिस चीज की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी वो चीज पानी के सरफेस के ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, पानी की डेंसिटी है ना 1 किलोग्राम पर डीएम क्यूब को, इस तरह करके। ठीक है, तो अगर वाटर की डेंसिटी से कम किसी भी चीज की डेंसिटी है तो वो चीज पानी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये अगर वाटर का सरफेस है, कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है वो वाटर के ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, अब यहां से आपको क्वेश्चन आता है कि मैरीन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, जहां पे टेम्परेचर बाय -40 तक चला जाए, अंटार्कटिक में -40 -50 तक चला जाता है, अब इतने टेम्परेचर पे मछलियां कैसे सरवाइव करती हैं? वजह यह है कि पानी के टॉप पे आइस की लेयर बन जाती है। ठीक है, आइस हमेशा वाटर के ऊपर ही बनेगी, ज्यादा फुट गहरी हो जाएगी, 2 फुट गहरी हो जाएगी, 3 फुट गहरी हो जाएगी, लेकिन समुद्र की गहराई तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऊपर आइस की लेयर बन जाएगी। ठीक है, ये जो स्टूडेंट आइस की लेयर होगी ये एक इंसुलेटर का काम करती है। ये ना बाहर वाले अंदर वाली जो पानी की हीट, जो पहले ज्यादा है, पानी का टेम्परेचर तो ज्यादा होगा ना, ये पानी वाली हीट को बाहर निकलने नहीं देगी, तो अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस या इससे अबव ही होगा, इससे कम नहीं होगा। इस वजह से जो मेरीन लाइफ है, हमारी मछलियां, वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के अंदर भी पानी के अंदर क्या करती हैं, जिंदा रहती हैं और सर्वाइव करती हैं। ठीक है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
वजह यही है कि आइस जब बाहर का टेम्परेचर इतना कम होता है तो पानी के सरफेस पे आइस बन जाती है और वो फर्दर इधर से हीट उधर फ्लो नहीं करने देती, यानी कि यहां से ठंड को अंदर नहीं आने देती। ठंड बेसिकली कुछ भी नहीं होता, ठंड क्या होता है किसी जगह से हीट का निकल जाना, तो वो यहां से हीट को नहीं निकलने देती। ठीक है, यहां से जब हीट नहीं निकलेगी तो यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट और एक मेंटेन टेम्परेचर रहेगा। इस तरीके से हमारे पास जो फिश या मेरीन लाइफ है वो इसके अंदर क्या करती है, सर्वाइव करते हैं। ये दो पानी की बड़ी इंपॉर्टेंट की, एक तो आइस की डेंसिटी कम की होती है और मेरीन लाइफ यहाँ पे कैसे जिंदा रहती है, वो आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं इसका हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी को पहले देखें। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise temperature of 1 kilogram of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि वो हीट जो 1 किलोग्राम के मैस का, ठीक है, ये 1 किलोग्राम का फर्ज करें मैस है, वाटर इस जगह में जो वाटर मौजूद है उसका मैस है 1 किलोग्राम, में भी इसके साथ मौजूद है आप क्या लेंगे अल्कोहल है कोई, ठीक है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है। तो इसके 1 किलोग्राम का टेम्परेचर अगर यहाँ 25 है तो हमने 26 करना है, हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, और इसका भी अगर 25 है और अगर हमने 26 करना है तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये उस चीज की कहलाती है स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट। अब वाटर क्या है, 1 डिग्री टेम्परेचर 1 किलोग्राम का राइज करने के लिए हमें चाहिए 4200 किलो जाउल, किलो 4200 किलो जाउल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, जाउल पर केजी पर केल्विन, ये है हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पर केल्विन लिखे हैं, पर सेल्सियस लिखे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बात एक ही है, क्योंकि केल्विन और सेल्सियस में डिफरेंस तो एक का ही होता है ना। ठीक है, देखिए 373 केल्विन से अगर हमने 374 केल्विन जाना है तो वो 1 डिग्री केल्विन का फर्क या 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क, बात एक ही है। ठीक है, तो वाटर के 1 डिग्री राइज करने के लिए हमें कितनी चाहिए, 4200 जाउल पर केजी हीट चाहिए। ठीक है, इन केस अल्कोहल की बात करें, कोई भी जर्नल बात करें तो इसकी मे बी 1000, मे बी 1200, राउंड अबाउट 2000, लेकिन वाटर की निस्बत क्या है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो वाटर के 1 डिग्री राइज करने के लिए हमें बहुत सारी हीट चाहिए। इसकी वजह क्या है, वाटर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलाउ करती है वाटर को। ठीक है, जब वाटर हीट अब्जॉर्ब करता है तो इसके पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है, उसकी मोशन बढ़ती है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इस वजह से अब होता क्या है कि हमारे पास रीजन, इससे जो क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है कि ये जो एरियाज समुद्र के करीब होते हैं, जैसे हमारा कराची है, ये समुद्र है, ये हमारा कराची शहर है। ठीक है, बिल्डिंग्स हैं इसके अंदर। अब दिन टाइम जब सूरज की हीट एनर्जी आ रही है तो वाटर ढेर सारी एनर्जी अब्जॉर्ब करके, सिर्फ फर्ज करें 25 पे था तो मे भी कितने पे चला जाए, 29 पे चला जाए, सिर्फ इतना सा राइज होगा। क्यों, पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा, ये ढेर सारी एनर्जी राइज करेगा और टेम्परेचर में कितना फर्क पड़ेगा, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि कराची शहर समुद्र के बिल्कुल साथ है, तो इस शहर का भी टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज नहीं है वो, क्योंकि सारी की सारी हीट किसने अब्जॉर्ब कर लेनी है, वाटर ने। ठीक है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर द टेम्परेचर ऑफ द सिटी नियर द ओशन डज नॉट राइज टू मच ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी। अब नाइट में क्या होता है, हमारे शहरों का टेम्परेचर रात को, दिन में अगर 48 होता है तो रात को वो कहीं 30 रह जाता है, 18 का फर्क लग जाता है। यहाँ क्या होगा, ये दिन में अगर मैक्सिमम एक तो जाता है 40 तक, तो ये रात को 30 तक ही आएगा। इसका डिफरेंस 10 का है, और हमारे शहरों का डिफरेंस जो कि समंदर के पास नहीं है वो डिफरेंस 18 के करीब, इससे ज्यादा इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इन शहरों की निस्बत क्या होता है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। वजह क्या होती है, रात को जो पानी 29 पे दिन में चला गया, ठीक है, रात को ये दोबारा 25 पे आएगा
और 4 डिग्री, क्योंकि इसने ढेर सारी हीट अब्सॉर्ब की थी इस 4 डिग्री ऊपर जाने के लिए, अब 4 डिग्री नीचे आने के लिए भी उसने इतनी हीट शहर की तरफ क्या कर देनी है, खारिज कर देनी है। और शहर का टेम्परेचर जो 40 के बाद कम होकर 20 रह जाना चाहिए था, वो 20 के बजाय क्योंकि पानी ने दोबारा इतनी हीट खारिज की तो वो क्या रहा, 30। इसीलिए इसको कहते हैं मोतदिल टेम्परेचर। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा हाई रहता है दिन में, ना रात को ज्यादा लो होता है, इसको कहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए कराची वाले बेचारे 11 डिग्री सेल्सियस पे भी कह रहे थे बहुत ज्यादा ठंड है, और हमारे लाहौरी कह रहे होते 4 डिग्री सेल्सियस पे इस बार इतनी इतनी ठंड ही नहीं पई। ठीक है, क्योंकि हमें आदत है, उन लोगों को 10-11 से नीचे की आदत नहीं है। मे भी अब क्लाइमेट चेंज है तो अब का मुझे नहीं सूरत हाल पता उनकी। बहरहाल ये हाइट हीट कैपेसिटी की वजह से हमारे पास सीन होता है कि वाटर दिन में सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, शहर का टेम्परेचर उतना ही रहता है। रात को जब सूरज नहीं होता तो शहर का टेम्परेचर कम होना होता है, तो पानी क्या करता है, इतनी ज्यादा हीट खारिज कर देता है, सिर्फ 2-3 डिग्री नीचे आने के बाद इतनी हीट शहर की तरफ खारिज करता है कि शहर का टेम्परेचर दोबारा तकरीबन वहीं का वहीं रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं कि एनॉमलस हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, कि पानी की बाकी अपनी सीरीज की निस्बत एनॉमलस क्यों है, मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा क्यों है। ये जो ग्रुप, ये जो सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम और पोलोनियम, ये स्टूडेंट्स ग्रुप है हमारे पास 16, और हम इनके हाइड्राइड्स मतलब H2O, H2S, H2Se, H2Te इनको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन की पहले बात करें, ये क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन की कितनी हीट रिक्वायर होती है 1 ग्राम को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कितनी हीट चाहिए होगी। ठीक है, अब सल्फर से लेके सिलीनियम तक हीट ऑफ वेपराइजेशन थोड़ी सी बड़ी देखें। सल्फर की लेट्स सपोज ये 15 थी, तो सिलीनियम की कितनी होगी 20 के राउंड अबाउट, टेलीरियम की कितनी हो गई 25 के राउंड अबाउट, और पोलोनियम की कितनी हो गई 32, 33 इसके राउंड अबाउट। यहां कम बढ़ी, यहां थोड़ी ज्यादा बढ़ी, यहां और ज्यादा बढ़ी। वजह क्या है, इनके दरमियान होती है स्टूडेंट्स वंडरवाल फोर्सेस, जो कौन सी होती हैं, परमानेंट इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। और जब नीचे सल्फर का साइज सिलीनियम को और बड़ा होगा, टेलीरियम को और बड़ा होगा, और पोलोनियम का, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम, पोलोनियम का साइज और बड़ा होगा। साइज बड़ा होने से हमने पढ़ा था पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, तो जो हमारे पास वंडरवाल फोर्स होती है वो क्या किया, बढ़ जाती है। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस जब नीचे आते आते स्ट्रांग होगी तो इनका जो बॉयल, इनकी जो एंथैल्पी है, ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब इस हिसाब से तो देखें तो H2O की तो इससे कहीं नीचे होनी चाहिए थी, यहाँ पे, यहां होनी चाहिए थी ना, क्यों, ऑक्सीजन का साइज सल्फर से भी क्या है, छोटा है, तो साइज कम तो पोलराइजेबिलिटी कम, तो इसकी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो अपनी सीरीज में सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी तो हीट ऑफ वेपराइजेशन अपनी सीरीज में सबसे क्या है, ज्यादा है। इसकी निस्बत भी कोई 41 या 42 किलो जूल पर मोल इसके राउंड अबाउट है। ठीक है, ये मैंने एग्जैक्ट बुक से नहीं देखी, खैर यानी कि वो इन अपनी सीरीज की निस्बत वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है। रीजन, द ओनली रीजन जो हमारा टॉपिक है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है। किसी भी डाइपोल, डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल की निस्बत हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वेपराइजेशन का क्या मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स के आपस में जो कनेक्शन है उसको तोड़ के, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको तोड़ के उसने लिक्विड के सरफेस से बाहर आना होता है। तो अगर इसकी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो इसको यहां से निकालना मुश्किल, मुश्किल का मतलब हमें ज्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होगी। ठीक है, तो बाकी सब के अंदर मौजूद है वीक वंडरवाल फोर्सेस, ऑल्दो वो पोलोनियम तक जाते जाते, क्योंकि साइज पोलोनियम का बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी स्ट्रांग है, लेकिन वाटर की उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। वजह क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि अगर साइज के एतबार से देखें ऑक्सीजन इन सबसे छोटा है तो उसकी इन सबसे कम होनी चाहिए थी लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो इन सबसे क्या है, ज्यादा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट भी देखें ना, तो सल्फर से सिलीनियम बॉयल, सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट को -65 के करीब होता है। ठीक है, H2SC का कोई -40 के करीब है,
इसका -10 के राउंड अबाउट है, पोलोनियम का कितना 35। यानी कि सल्फर से जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो रही हैं। इनकी कौन से होती हैं, वंडरवाल फोर्सेस। वो स्ट्रांग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरफ टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए तो वाटर का इन सब से कम होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज इन सबसे छोटा है। लेकिन वही बात, क्योंकि वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वंडरवाल फोर्सेस की निस्बत बहुत स्ट्रांग होती है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपनी सीरीज में सबसे क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाकी सबसे क्या है, स्ट्रांग। इनमें वंडरवाल यानी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है, जबकि वाटर के अंदर कौन सी फोर्सेस मौजूद है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपनी सीरीज में सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हो गया वाटर का एनॉमलस हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो रीजन आपने यही लिखनी है कि बाकी सब के अंदर हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस होती है। ऑल्दो वो इंक्रीज होती है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और उसके लिहाज से वाटर की सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का ये एनॉमलस बिहेवियर है, उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन और इसका बॉइलिंग पॉइंट अपनी सीरीज में सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट देखते हैं सरफेस टेंशन। अच्छा, लास्ट इसका जो पोर्शन है वह है सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये लेट्स सपोज एक लिक्विड है, इसके बल्क में भी मॉलिक्यूल मौजूद है, इसके टॉप पे भी मॉलिक्यूल मौजूद है, एक ये बल्क में भी मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है। अब ये जो बल्क में मॉलिक्यूल मौजूद है ना, ये वाला, इसको हर तरफ से मॉलिक्यूल खींच रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, ठीक है। ये ऊपर वाला भी खींच रहा है, तो इसके दरमियान फोर्सेस हो गई बैलेंस। लेकिन जो ये टॉप पे ये वाला मौजूद है, इसको मैं स्टडी करता हूँ, इसको ये भी खींच रहा है, ये भी, ये फोर्सेस तो हो गई बैलेंस। लेकिन आपको पता है इसके यहाँ भी मौजूद होंगे, एक इसको इधर खींच रहा होगा, एक इधर खींच, ये तीन फोर्सेस बैलेंस नहीं हुई। ये तीन जो फोर्सेस है ये बैलेंस नहीं हुई। ये बैलेंस ना होने की वजह से तो लिक्विड के सरफेस पे एक टेंशन बन जाएगी, वो ऐसे अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, द पुल experienced by molecules of water present at surface, के सरफेस पे जो वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है वो एक पुल, खिंचाव एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू बल्क मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल बल्क में मौजूद हैं वो उस सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। हेंस देयर इज टेंशन एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, खिंचाव होगा वाटर, पानी के टॉप पे क्या होगा, खिंचाव, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इसकी वजह से वाटर का इस किस्म का स्टूडेंट सरफेस बन जाता है, कभी आप ऑब्जर्व करें। और पानी का कहीं ड्रॉपलेट भी पड़ा हो तो वो इस किस्म का होता है, ठीक है। तो पानी के सरफेस पे अगर कोई ऐसी चीज रखे, नीडल वगैरह जैसे रख दे, तो वहां से पानी ऐसे नीचे को हो जाएगा। वजह क्या है, ये बल्क वाले मॉलिक्यूल उसको वहां से अपनी तरफ क्या करते हैं, खींच लेते हैं। इस फिनोमेना का नाम है सरफेस टेंशन। अब इसी वजह, कोई भी चीज अपना ये जो गोल ड्रॉपलेट है ये किस वजह से बनाती है, ये इसी वजह से बनाती है, ठीक है। पानी कहीं भी पड़ा हो ना तो वो ऐसे ड्रॉप पड़े होते हैं कि इसको अंदर वाले मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, इसको इधर वाले मॉलिक्यूल, बजाय इसके कि ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ जाए और पानी यूं फैल जाता, यूं नहीं फैलेगा पानी, ठीक है। पानी क्या करेगा, ड्रॉप बनाएगा। अगर थोड़ा ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा इस किस्म का बना लेगा, लेकिन होगा क्या, बल्क वाले मॉलिक्यूल की वजह से जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो टेंशन जो होती है वो वाटर की कहलाती है सरफेस टेंशन। और इस वजह से पानी अपने ये सर्कल्स बनाता है, इसको क्या कहते हैं, स्फीयर्स टाइप मॉलिक्यूल। बबल, बबल तो नहीं कहे, बबल भी गोल होते हैं, लेकिन हम कहेंगे पानी के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ड्रॉपलेट्स। वो जो ऊपर से बर्फ, बारिश में भी वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इसीलिए गिरता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, सरफेस टेंशन होती है। तो जो दरमियान वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर वालों को खींचते हैं, इसलिए वो अंदर की तरफ खींचे रहते हैं, ऐसे अंदर की तरफ क्या रहेंगे, खींचे रहेंगे। तो पानी एक ड्रॉपलेट की शक्ल क्या कर लेता है, इख्तियार। तो इसमें आपसे ये रेन के ड्रॉपलेट वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे सिंपल सरफेस टेंशन के बारे में भी पूछा
जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की तारीफ अगर हम करें, विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स या फिर लेयर्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जो लेयर एक दूसरे को रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी व्हेन वन लेयर स्लाइड ओवर अदर। जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी तो उसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो क्या कहलाती है? हमारे पास विस्कोसिटी कहलाती है, यानी कि फ्रिक्शन कह लें, रेजिस्टेंस कह लें। देखिए ये पानी के एक मॉलिक्यूल्स की लेयर है, लेट्स सपोज, ठीक है, रैंडम ओरिएंटेशन होती है ना लिक्विड फॉर्म में, तो मे बी ऐसे हो, ठीक है। अब इसके नीचे दूसरी मॉलिक्यूल्स की लेयर होगी, अगर तो एक लेयर ये ऊपर वाली और एक लेयर ये नीचे वाली, इन दो लेयर्स के दरम्यान में कोई फोर्सेस ही नहीं है, तो ये वाली लेयर आराम से इसके ऊपर से क्या करेगी? स्लाइड कर जाएगी और इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। विस्कोसिटी बेसिकली थिकनेस होती है, जैसे हनी है ना, हनी आप ऊपर से गिराए तो हनी ऐसे करके गिरता है, ऐसे सर्कल से, मतलब वो एक जगह ढेर लगता है, फिर आहिस्ता 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 वो फैलता है। क्यों? उसकी लेयर इतनी आसानी से दूसरी लेयर को मूव नहीं होने देती। अब वाटर के अंदर भी स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये एक लेयर दूसरी लेयर को इतनी आसानी से स्लाइड नहीं करने देगी। तो बाकी अल्कोहल्स वगैरह की निस्बत जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वाटर की जो विस्कोसिटी है अल्कोहल की निस्बत क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि उसके अंदर क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है, और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, जिसले एक लेयर को दूसरी लेयर पे पास करने के लिए, स्लाइड करने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसलिए जो लिक्विड वाटर है, यानी कि आइस नहीं, वाटर की बात करें तो वाटर की विस्कोसिटी बाकी अपने होमोलॉगस सीरीज की निस्बत क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाटर के मुख्तलिफ ट्रेंड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पे, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट है। होप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आए होंगे। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।